स्ट्रांग थॉट फॉर दिस चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट इन कैपिटल बजटिंग। दोस्तों ये एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है, जो कि सीए फाइनल से इधर शिफ्ट हुआ है, बट सीए फाइनल में ये एक बहुत ही लेवल अप था। यहाँ पर काफ़ी सिलेबस में से डाइल्यूजन्स किए गए, चीज़ें निकाल दी गई थी और आपके पास बची कुछ चीज़ें हैं सिलेबस में, जिसकी वजह से आपका ये सिलेबस ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन का मैथ स्टैट्स वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सब कुछ। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज वेरिएंस ना। सो अगर मैं रूट नहीं डाल दूँ, अंडर रूट नहीं डालूँ, तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और आपको इतना सा क्वेश्चन दिया है, आपको 2 चीजें पूछी है, सिर्फ 2 चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। आपके पास पॉसिबल इवेंट्स ABCDE है, आपके पास कैश फ्लोज प्रोजेक्ट ए का दिए है, प्रोबेबिलिटी दिया है, कैश फ्लोज प्रोजेक्ट बी का है और प्रोबेबिलिटी है। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा A बार एंड B बार, X बार Y बार जैसे, और फिर आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करोगे और वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करोगे। तो क्या ज्यादा बेटर रहेगा, पहले आप वेरिएंस निकाल लो, फिर उसको रूट में डाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटीज दे रखी है या नहीं दे रखी है, दे रखी है, तो फॉर्मूला बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा, समेशन P इंटू A माइनस A बार होल स्क्वायर अंडर रूट में, और अगर अंडर रूट हटा दिया तो वेरिएंस आ जाएगा A का। सेम यू विल डू फॉर B ऑल्सो। करेक्ट है क्या? इसका सॉल्यूशन का सिस्टम समझ रहा है आपको? तो फॉर्मेट क्या बनेगा, पॉसिबल इवेंट्स, कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और उसी के बाजू में वो कॉलम आता है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू P वाला, राइट? तो ये देखिए, ईयर आपके पास एक ही साल है ना एक्चुअली। ओके, तो ये प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है एक्चुअली। ठीक है, डोंट वरी, आई विल रेक्टिफाई दिस। सो ये ईयर 1 ईयर 2 नहीं है, ये आपका प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी है। कोई बात नहीं, अपन लोग क्वेश्चनर का बुक बना रहे हैं, ऐसे मिस्टेक होना पॉसिबल है। ओके, बुक अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, डोंट वरी एट ऑल। ओके, जब आपकी बुक आपके हाथ में आएगी तो वो मिस्टेक फ्री वाली रहेगी, एरर फ्री वाली रहेगी। सो ये आपके कैश फ्लोज, ये आपकी प्रोबेबिलिटी, ये आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है इधर 12,000। क्या बुलाएंगे आप इसको, ए बार, यस, इसको बी बार, यस। अब आप क्या करो, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वापस से x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। समझा क्या? तो ये इस तरीके से प्रेजेंट करते क्या अपन लोग, सीधा इधर एक कॉलम इंसर्ट कर देते और उसमें जो भी फाइनल आंसर टोटल का रहेगा वो वेरिएंस आएगा, उसको रूट में डालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आई होप आप कंफर्टेबल हो। ऐसे क्लास में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यस। तो ये मिस्टेक आपके बुक में नहीं आएगी, डोंट वरी। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब CV ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पॉसिबल इवेंट्स ABCDE, कैश फ्लोज प्रोजेक्ट ए प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लोज प्रोजेक्ट बी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आपको क्या निकालना है, CV निकालना है। कौन सी बड़ी बात है CV निकालना, वैसे भी आप लोग इससे अभी क्या निकाले हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त आपने मीन वैल्यू निकाला था। तो CV का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू। करेक्ट है क्या? पर यूनिट ऑफ मीन वैल्यू व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला का लॉजिक याद है ना? यस। तो फिर आपका आंसर इस केस में CV का आंसर जो है वो ये आएगा, करेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू इज दिस CV। ओके, और दूसरे केस में भी वापस से स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू, दिस इज योर CV। तो आप क्या देख रहे हो, हायर द CV मोर द रिस्क, इसलिए आपका एनालिसिस क्या रहेगा कि इधर B प्रोजेक्ट में रिस्क ज्यादा है, आर यू गेटिंग, और A प्रोजेक्ट में रिस्क कम है। मगर फिर इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी यहां पर देख लो कम था, 14,000। ओके, यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू 18,000 था, समझे कि नहीं? तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लिखा है और रिस्क भी लिखा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिटर्न समझ रहा है और रिस्क मतलब CV से रिस्क एनालिसिस हो रहा है। रिस्क रिटर्न दोनों आजू बाजू रखकर अपन देख रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहां तक कंफर्टेबल हो सब लोग? ओरिएंटेशन आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, क्या क्लिक हो रहा है? सॉल्यूशन क्लिक होना चाहिए। अपना क्वेश्चनर का पूरा पर्पस क्या है? यू शुड स्टार्ट योर आंसर विदाउट गेटिंग ब्लैंक। ओके, आई एम नॉट हियर टू टेक ऑल द क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, पूरा सॉल्व करो आंसर निकालो, नो, वी शुड गेट द ओरिएंटेशन हाउ टू सॉल्व, एंड रेस्ट अपन बैच में कर ही रहे। यस, XYZ Limited is considering a project A with the initial outlay of 14 lakhs. Possible 3 cash inflows attached with the project are worst case, most likely, best case. Year 1, Year 2, Year 3. इसको बोलते हैं दोस्तों सिनेरियो एनालिसिस। ओके, अब इस केस में assume the cost of capital as 9%. This becomes your discounting factor. Determine the NPV in each scenario. तो मैंने आपको सिनेरियो एनालिसिस वर्सेस सेंसिटिविटी एनालिसिस समझाया था बैच में, बस वही यूज करना है यहाँ पर लॉजिक, कि आप यहाँ पर हर एक इवेंट को, हर एक वेरिएबल को एक एक बार चेंज करके बाकी को कांस्टेंट नहीं करते हो। ओवरऑल चीजें चेंज करने के बाद बेस्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है। ओके, इफ द कंपनी इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, इज सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली मतलब उसको लग रहा है कि मोस्ट लाइकली होगा, ओके, बट किस में डाउटफुल है वो? थर्ड ईयर में डाउटफुल है, मतलब ग्रीन सिग्नल अपने को थर्ड ईयर में आ रहा है, तो वो क्या करना चाहते हैं अभी देखो। बट अनसर्टन अबाउट द थर्ड ईयर्स कैश फ्लो, एनालाइज व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में क्या करने का, मोस्ट लाइकली मतलब 550 लेने का ग्रीन सिग्नल, सेकेंड ईयर में मोस्ट लाइकली मतलब वापस से ग्रीन सिग्नल 450 को, थर्ड ईयर में हम सर्टन नहीं है 800 के बारे में, तो हम वर्स्ट केस जाना चाहते हैं, हम थोड़ा कंजर्वेटिव बन जाएंगे, रेड सिग्नल आ गया इसलिए। तो अब हमारा फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो 550 लेंगे, सेकेंड ईयर का 450 लेंगे, थर्ड ईयर का 700 लेंगे, इससे हम एनपीवी निकालेंगे। करेक्ट है क्या? समझा है क्या? हमारा आउटफ्लो कितना है? 14 लाख। ये रुपीज इन थाउजेंड से, ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करते। ओके, 700 पकड़ने का, करेक्ट, एकदम सही है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया, हर एक केस में आपने पहले आपका एनपीवी निकाला। क्यों निकाला सर आपने हर एक केस में ऐसा एनपीवी? डिटरमाइन द एनपीवी इन ईच सिनेरियो बोला ना, तो तीनों केसेस में एनपीवी निकालने का। तीनों केसेस में जब आप एनपीवी निकालोगे तब कुछ लॉजिक नहीं, एक केस लेने का उसके कैश फ्लोस, दूसरा केस उसके कैश फ्लोस, तीसरा केस उसके कैश फ्लो, तो ये तीनों भी एनपीवीज आ गए आपके पास। ये आपके आंसर्स हैं, ये तीनों भी आंसर फाइनल हो गए आपके। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? तो कौन से कैश फ्लोज यूज किए अपन ने? गिवन कैश फ्लो एज इट इज यूज किए। ओके, तीनों का अलग अलग एनपीवी निकाल लिया। अब अपन ने क्या किया फिर? फर्स्ट ईयर में 550 लिया, सेकेंड ईयर में 450 लिया, थर्ड ईयर में 700 लिया, और उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट किया, उसका समेशन लिया और ये आउटफ्लो माइनस कर दिया। सर माइनस नहीं, आपने ऐड किया सर, तो ये माइनस फिगर है ना। ओके, तो मेरा एनपीवी आ गया 23,000। यस, इज दिस क्लियर? अपन ऐसे सॉल्व करेंगे क्या इसको? नहीं, ऊपर वाले फॉर्मेट से ही सॉल्व करो ना। 0 ईयर का आउटफ्लो ले लो, फर्स्ट ईयर का इनफ्लो, सेकेंड ईयर का इनफ्लो, थर्ड ईयर का सिर्फ वर्स्ट केस ले लेने का इनफ्लो। फॉर्मेट तो वही सॉल्व करो ना। फॉर्मेट ऐसा क्यों सॉल्व करेंगे अपन? अपन ये चीज अपने को पसंद ही नहीं आती। ऐसा कुछ डाला तो मैथ्स लगता है अपने को। ओके, टेबल डाल के सॉल्व किया तो एफएम लगता है। ओके, तो इसलिए अपन एफएम से सॉल्व करेंगे उसको। यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको? फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? From the following details relating to a project, analyze the sensitivity of the project to the initial change in the cost of project, annual cash flow, cost of capital. ऐसा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है क्या? यस, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एनुअल कैश फ्लो दे रखा है, प्रोजेक्ट लाइफ है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आइडेंटिफाई द 3 फैक्टर्स, मतलब ऊपर वाले तीनों चीजें। द प्रोजेक्ट इज मोर सेंसिटिव टू व्हाट? इफ द वेरिएबल इज एडवर्स अफेक्टेड बाय। ये मीनिंग क्या होता है इसका? एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10% मतलब? यस, हर एक चीज को अपन नेगेटिव सोचकर 10% से चेंज करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे। जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 10% से बढ़ा दो। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है तो बढ़ा दो 10% से 12,000, 1,32,000 हो जाएगा। और फिर एनपीवी निकालो। पहले नॉर्मल एनपीवी निकालने का, फिर 10% से बढ़ाकर एनपीवी निकालने का, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी देखने का। लिख दिया, सेंसिटिविटी आ गया।
सेकेंड केस, एनुअल कैश फ्लो 10% से कम कर देंगे। अभी कितना है 45,000, तो वो बन जाएगा 40,500, उससे एनपीवी निकालने का। और आपको वो एनपीवी जो आएगा वो इनिशियल एनपीवी के साथ चेंज इन एनपीवी निकालने का, वो आ गया सेंसिटिविटी। तीसरा फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी कितना है 10%, उसको अगर 10% से बढ़ाएंगे तो 20 नहीं होता, 11% होता है। 10 का 10% इज 1%, तो 11% से आप डिस्काउंट कर लो, उससे एनपीवी निकाल लो, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकाल लो। अब ये जो तीनों परसेंटेज चेंज इन एनपीवी आए, इसमें से जो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी सबसे ज्यादा है वो आपका मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आपने तीनों को एडवर्सली अफेक्टेड सेम रखा, मगर ज्यादा जो चेंज हुआ वो सेंसिटिव ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका आंसर आया है। यहां पर आपका एनपीवी 10% से बढ़ाने से ये एनपीवी, सेकंड एनपीवी, थर्ड एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। फॉर्मेट्स मत देखो, आप आपके फॉर्मेट से सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, PNR लिमिटेड इज कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट विथ एनुअल कैश फ्लोस। तो ये आपके कैश फ्लोज है प्रोजेक्ट के। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है 12 लाख नहीं है वो, 12 करोड़। रनिंग कॉस्ट 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। सेविंग है 12 करोड़, 14 करोड़ एंड 11 करोड़। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12%। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट इन प्लांट कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग्स कंसिडरिंग ईच फैक्टर एट अ टाइम। यही करते हैं अपन सेंसिटिविटी में। सच दैट द एनपीवी बिकम्स 0, मतलब ये सेंसिटिविटी का दूसरा मेथड है। याद है क्या एनपीवी बिकम 0 वाला मेथड? ऐसा वो अमाउंट लेने का या वो चीज लेने का जिससे एनपीवी 0 आए, फिर देखने का कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। याद आया क्या? चेंज डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100। फॉर एग्जांपल आपका एनपीवी सपोज, जैसे कि यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, ओरिजिनली इन्होंने एनपीवी निकाला रहेगा, इनका एनपीवी आया रहेगा ये, ठीक है, ये इनका एनपीवी आ गया। अब मुझे बताइए ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये मैं एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से बढ़ाऊंगा ना? ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये बराबर 586 40,000 से अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा एनपीवी 0 आ जाएगा। तो 586 40 इज माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट चेंज डिवाइडेड बाय बेस कितना है 12 करोड़ इनटू 100 विल गिव मी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो निकाल के देख लो कितना आता है। 586 40,000 डिवाइडेड बाय 12,00,00,00 3 टाइम्स 0 इनटू 100, ये देखो 48.87 क्या बन गया ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा सेम चीज आप तीनों चीजों के लिए करोगे। जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे कम, जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे कम, उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा है भाई, क्योंकि उसको उतने एक्सटेंट तक चेंज करने से ही सीधा एनपीवी 0 बन रहा है। अगर वो मेथड आपको समझी होगी ना तो आपको जो मैं अभी बोल रहा हूं वो समझेगा। एनपीवी तब जाकर 0 बन रहा है, इसका मतलब उतने ही मार्जिन में आप सेफ हो। तो जिसका मार्जिन कम रहेगा उसका सेफ्टीनेस भी कम रहेगा, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगा। यस और नो? वेरी गुड, रिस्क ज्यादा होता है उसका, करेक्ट। जिसका सेंसिटिविटी, उसका जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम, उसका रिस्क ज्यादा होता है। तो अब रनिंग कॉस्ट की हद तक आपका पर एनम कॉस्ट जैसा हो जाता है। रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट को भी आपको चेंज करना पड़ता है, और सेम चीज आप चेंज करोगे सेविंग्स ऑल्सो। तो रनिंग कॉस्ट और सेविंग्स का कैलकुलेशंस क्या करोगे आप? जितना भी आपका एनपीवी आया है, ये वाला एनपीवी, इसको आपको 0 बनाना है। तो ये न्यूमरेटर में ले लो, और आपके रनिंग कॉस्ट जो भी रहेंगे इनके प्रेजेंट वैल्यू आप डिनोमिनेटर में डाल दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और आपका आंसर आएगा, जैसे कि ये आपका एनपीवी है, ये पॉजिटिव एनपीवी आपके न्यूमरेटर में ले लिया आपने, और ये रनिंग कॉस्ट जो था आपका 40, 50 एंड 60 जो भी रहेगा, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ जो भी रहेगा, उसका फर्स्ट ईयर का वैल्यू डिस्काउंट किया, सेकंड ईयर से डिस्काउंट किया, थर्ड ईयर से डिस्काउंट किया, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू ये दे रहे हमें हमारा चेंज अलाउड इनटू 100 करके हमें चेंज मिल रहा है। इसका मतलब इतना ही हमें चेंज अलाउड है, समझे कि नहीं? यही सेम चीज हम सेविंग के साथ भी करेंगे, क्योंकि वो भी तो पर एनम होते हैं ना। तो सेविंग के तक वापस से क्या करेंगे अपन? सेविंग ये अमाउंट एनपीवी, ये हर साल का सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू, सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू, सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू लिया, लास्ट में इनटू 100 किया, तो ये आ गया आंसर।
सिर्फ लॉजिक क्या होता है मालूम है क्या, ऊपर सॉल्व करते वक्त हम क्या अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं कि रनिंग कॉस्ट उतने से बढ़ेगा और नीचे सेविंग पे अपन बोल रहे हैं उतने से कम होगा। समझे कि नहीं? इससे आपका सेंसिटिविटी आ रहा है। सेकेंड केस में आपका आंसर कितना आया, इन्होंने जो दिया है 49.61। थर्ड केस में आपका आंसर कितना आया, 49.61। आई विल चेक आउट कि ये सेम आता है क्या, डोंट वरी। तो ये केस में ऑब्वियसली आप देखोगे कि कहाँ एनपीवी ज़्यादा मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब क्या, थोड़ा चेंज किया और एनपीवी 0 बन गया, ऐसा कहाँ पर हो रहा है वो देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक बार जस्ट इसको क्रॉस चेक करो रे सब लोग। जस्ट चेकआउट करो, ये कैलकुलेशन 49.61 ही आता है क्या? आई एम डाउटफुल। Yes, 19.75. So this will be another correction in our questionnaire book. Don't worry. ये सब चीज़ें ना आपके मैं कैलकुलेट करके देने वाला हूँ, डोंट वरी। तो इट विल बी इन अ वेरी फिनिश्ड फॉर्मेट जहाँ पे मिस्टेक्स मिनिमम से मिनिमम रहेंगे। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 जिसमें थर्ड पार्ट में मिस्टेक हुआ। सेकेंड पार्ट करेक्ट रहेगा मेरे ख्याल से, ये वाला पार्ट करेक्ट रहेगा। यस और नो? यस। तो आप क्या देख रहे हो कि एक को हम 48% से चेंज करने से एनपीवी 0 बन रहा है, दूसरे को 49% से चेंज करने से एनपीवी 0 बन रहा है, तीसरे को 19% से चेंज करने से एनपीवी 0 बन रहा है। तो कौन सा फैक्टर ज़्यादा सेंसिटिव हो गया? जिसको हमने सिर्फ 19% से चेंज किया और एनपीवी 0 बन गया, मतलब कौन सा? सेविंग्स वाला। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वेरिएबल है सेविंग्स पर एनम। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 6th question. A and R has under its consideration a project with initial investment of 90 lakhs. 3 probable cash inflow scenarios with their probability occurrence are estimated to you. Annual cash flow is given to you. Probability is also given to you. Project life is 5 years. Desired rate of return matlab discounting factor is 18%. Estimated terminal value of the project, that is assets, under the 3 probability alternatives are 0, 20 lakhs and 30 lakhs. तो 3 अलग अलग टर्मिनल वैल्यूज भी दे रखी है अंडर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटीज भी वही है जो ऊपर दी है, मतलब 0 आने का प्रोबेबिलिटी 20% है, 20 lakhs टर्मिनल वैल्यू आने का प्रोबेबिलिटी 70% है एंड 30 lakhs आने का प्रोबेबिलिटी 10% है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबल एनपीवी। कितना इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा आपको? टर्मिनल वैल्यू भी एस्टिमेटेड लेना पड़ेगा और इंटरिम कैश फ्लो भी एस्टिमेटेड लेना पड़ेगा और फिर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेडी है, आपका एनपीवी आ जाएगा। यस और नो? एनुअल कैश फ्लो दिया है कितने साल के लिए? 5, तो 1-5 होगा, 0, 1-5 एंड 5। 1-5 में कौन सा फिगर लेने का सर? 20 lakhs इंटू 0.2 प्लस 30 lakhs इंटू 0.7 प्लस 40 lakhs इंटू 0.1, ये आ गया आपका एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड फिगर 1-5। 0th ईयर का आउटफ्लो 90 lakhs एंड टर्मिनल का ये तीनों का मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा वो, तो उससे आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट हो गया। यस और नो? तो देख लो एक बार, ये प्रोबेबिलिटीज दी है, ये कैश फ्लोज दी है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाले आपने, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल के उसको डिस्काउंट करके आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया है। ओके, जो अपन ने बोला ना वही हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। अपन ने कैश फ्लो को मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी करके प्रोबेबल कैश फ्लोज निकाले, प्रोबेबल कैश फ्लोज को अपन ने डिस्काउंट किया है और एनपीवी निकाला हुआ है। ठीक है ऑल ऑफ यू? अब वर्स्ट केस इन्होंने और सेकंड और थर्ड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट में बोल रहे वर्स्ट केस एनपीवी निकालो और बेस्ट केस एनपीवी निकालो। वर्स्ट केस एनपीवी, बेस्ट केस एनपीवी वापस से किस में आता है? सिनेरियो एनालिसिस में आता है। तो अपन क्या करने का, ये जो ऊपर दिए हुए हैं इसमें से बेस्ट क्या हो सकता है और वर्स्ट क्या हो सकता है वो देखने का। यहाँ पर वर्स्ट केस मतलब क्या होगा? ऊपर इनिशियल आउटफ्लो आपका 90 ही जाने वाला है और ये सब 20 आएंगे आपको हर साल, और लास्ट में टर्मिनल में 0 आएगा, मतलब सब वर्स्ट सोचने का। समझे कि नहीं? टर्मिनल में वर्स्ट क्या होने वाला है? ये आने वाला है, और एंट्री में वर्स्ट क्या होगा? ये आएगा, और इनिशियल तो यही जाएगा ना आपका, तो ये वर्स्ट केस एनपीवी हो गया। बेस्ट केस एनपीवी क्या होगा? इनिशियल तो यही जाएगा, एंट्री में ये आएगा और टर्मिनल में ये आ जाएगा। ये बेस्ट केस एनपीवी हो गया आपका। चेक कर लो, बेस्ट केस एनपीवी में यही लिया ना अपन ने। यस, तो ये बेस्ट केस एनपीवी, वर्स्ट केस एनपीवी के आंसर्स रेडी हो गए अपने। सेकेंड पार्ट का आंसर रेडी है,
थर्ड पार्ट में बोला है स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द वर्स्ट केस एनपीवी इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम। ये एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आने के चांसेस कम है, बट सुन लो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस एनपीवी, वर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब आपका आर का वैल्यू 1 है। कोरिलेशन रिग्रेशन सीखा रहेगा ना आपने, कोरिलेशन इज 1। पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव का मतलब होता है एक चीज बढ़ी 10% से तो दूसरी चीज भी 10% से बढ़ेगी। देखो 1 का कोरिलेशन मतलब 10% इज इक्वल टू 10%। पॉजिटिव का मतलब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जहां पे आर का वैल्यू क्या होता है +1, +1। नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, एक 10% से बढ़ा तो दूसरा 10% से घटेगा, उसको बोलते हैं आर इज इक्वल टू -1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। मगर ये लोग क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो ऐसे केस में आपको वो पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम इन द फर्स्ट ईयर विल बी सब्सिक्वेंटली अगेन इन द सेकेंड ईयर। जो भी फर्स्ट ईयर में आएगा उसके बाद सेकेंड ईयर में आएगा, अपने को वर्स्ट केस देखना है। तो वर्स्ट केस में अपने पास 20 लाख फर्स्ट ईयर में आएंगे, ओके, सेकेंड ईयर में भी 20 आएंगे, थर्ड ईयर में भी 20 आएंगे। तो हर एक 20 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हर एक 20 लाख आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्वेश्चन में दिया है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, यस, हर एक प्रोबेबिलिटी आने, हर एक बार 20 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाँ 0.2 है ना। तो इमेजिन करो कि फर्स्ट ईयर में 20 आएंगे, सेकंड में 20, थर्ड में 20, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो हर बार इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, सीधा 0.2, 0.2, 0.2 जो भी आ रहे हैं उसको ही कंसिडर करेंगे कि हर बार वही 20% प्रोबेबिलिटी है। तो बस ओवरऑल हर बार 20 लाख आने का प्रोबेबिलिटी 20% ही हुआ। फर्स्ट ईयर कैश फ्लो फॉलोड विद सेकंड ईयर फॉलोड विद थर्ड ईयर, हर एक का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना है 20% है। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 20 आया तो सेकंड ईयर में भी 20, थर्ड ईयर में भी 20, तो इनकी वजह से इनका डायरेक्ट आंसर 20% आता है। मुझे सेम क्वेश्चन का आंसर वर्स्ट केस की जगह बेस्ट केस में दे दोगे तो मुझे समझ जाएगा कि आपको समझा है। सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बेस्ट केस बोलो मुझे इफ कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो क्या कैश फ्लो मिलेंगे और किस प्रोबेबिलिटी से मिलेंगे, 40 लाख के कैश फ्लो मिलेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी 10% रहेगी। क्या हार्ड है इसमें, तो क्या करना है आपको, सिंस द कैश फ्लोज आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड द बेस्ट केस कैश फ्लोज विल बी 40 lakhs and the probability of occurrence of those cash flows is given 10%. That's it. वही आपका आंसर रहेगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है। यस, सो दीज आर दी 6 क्वेश्चंस फॉर योर क्वेश्चन डिस्कशन। आई एम श्योर ये बुक जब आपके हाथ में आएगी तो आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे। काफ़ी जगह मेरे मेथोडोलॉजी के आंसर्स मिल जाएंगे आपको, बट कुछ जगह अगर मेथोडोलॉजी के आंसर में चेंज ना भी करूँ तो आपको पता है कि अपने क्लास के फॉर्मेट्स क्या है, उसी फॉर्मेट से आप आपके नोटबुक में सॉल्व करोगे। प्रॉमिस रहेगा ये आपका। यस, वेरी गुड। चलिए गाइस, तो यहाँ पर यश ने भी आंसर दिया, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया है। वेरी गुड जेपा, बढ़िया है। शैल वी स्टॉप हियर गाइस? सो वी आर डन विथ रिस्क मैनेजमेंट इन capital budgeting topic, and next questionnaire session we are going to start with dividend policy questionnaires. Okay, till then take care friends and study hard because exam बहुत नजदीक है. Okay, bye bye friends.